नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज हम पूरे कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले भाव को जोड़ेंगे, क्योंकि एक एक शब्द इस देश के सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। स्वागत है भाऊ। मतलब हम बड़े खुशनसीब हैं कि न मैं और न भाऊ दोनों 18 घंटे काम नहीं करते। इस देश में जहां 18 घंटे काम शुरू होता है, आप समझ लीजिए कि आपदा आने वाली। इस देश में सबसे पहले 18 घंटे काम किसने शुरू किया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। पूरा देश संकट में आ गया। पूरा देश, देश के इंस्टीट्यूशंस सब कुछ संकट में है। आपदा सबके सामने खड़ी है और कुछ तो आपदाग्रस्त हैं। आज एक खबर और आई है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत भी 18 घंटे काम करते। अब जब 18 घंटे काम करने वाली खबर मैंने देखी, तो फिर मुझे लगा कि अब न्यायपालिका के भीतर टॉप टू बॉटम झांकने की जरूरत है। क्योंकि 18 घंटे काम करने का मतलब, और पूरी गंभीरता पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को, माननीय सीजेआई सूर्यकांत जी, इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कह रहा हूं। 18 घंटे काम की खबर सुनते ही मुझे लगा कि अब न्यायपालिका की जो हालत है उसको थोड़ा गौर से देखने की जरूरत है। क्या न्यायपालिका किसी बड़े संकट में है? और मात्र 1 घंटे न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खबरों को मैंने देखा और फिर मुझे लगा कि अब ये देश के सामने आज मिड डे मुद्दा में लेके चले। 18 घंटे काम सीजीआई ने शुरू किया और अब न्यायपालिका घोर घनघोर भयंकर संकट में है। कैसे है आपको दिखाते हैं। सीधा खबर पर आते हैं और खबरें एक नहीं है, यहां पर खबरें आपको हम दिखाएंगे 4। लेकिन मुख्य खबर जो है, राहुल गांधी पर एफआईआर रोकने वाले जो जस्टिस थे, अभी आपने 2 दिन पहले सब न्यूज लॉन्चर पर देखा होगा, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में हैं। जस्टिस विद्यार्थी, और जस्टिस विद्यार्थी ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन जब आदेश टाइप किया जा रहा था, उसी समय उनको करीब 12 साल पुराना हाई कोर्ट का एक आदेश दिखा और उस आदेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर, अपने ही आदेश पर तत्काल रोक लगा दी। अभी हम बताएंगे उस आदेश में उनको कैसे झांसा दिया गया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने सलाह दिया था। बेसिकली ये एएसजी वगैरह ये जो है, ये वहां पर कई बार जो है जज जो उनसे सलाह लेते हैं तो वो सलाह देते हैं अपनी कि कानूनन ऐसा हो सकता है। एएसजी ने उनको सलाह दी कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। वो सब अभी आगे खुलेगा। तो जैसे ही उनको लगा कि ये फैसला गलत हो रहा है, उन्होंने टाइप होते आदेश को रुकवा दिया और कहा राहुल गांधी पर एफआईआर नहीं होगी जब तक राहुल गांधी को नोटिस नहीं जारी किया जाएगा, तब तक एफआईआर का आदेश नहीं हो सकता। वही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एक दिन बाद इस केस से खुद को अलग कर लेते हैं। और खुद को जब केस से अलग करते हैं तो बाकायदे वो अदालत में बहुत कुछ बोलते हैं और बोल करके अलग करते हैं। जो ये चवन्नी छाप कर्नाटक से भाजपाई मोदी का चेला आया है, इस पर भड़कते हैं। ये उस दिन जैसे ही राहुल गांधी पर एफआईआर रोका जस्टिस विद्यार्थी ने, ये बाहर सोशल मीडिया में, ट्विटर फेसबुक जो जो सोशल मीडिया इसका था, उस पर लंबी लंबी पोस्ट लिखा। और पोस्ट में इसने ऐसी ऐसी बातें लिखी, नेक्सस खोल दूंगा, कॉल इंटरसेप्शन, क्या क्या लिखा इसने। यहां तक लिखा कि लोग बताएं कि क्या इस बेंच में बदला जाना चाहिए। लोग मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाए, पब्लिक पब्लिक दबाव बनाए मुख्य न्यायाधीश पर कि जो टाइप आदेश है उसको कोर्ट रूम में पढ़ा जाए खुल के। मतलब अजीब अजीब इसने पब्लिक को प्रोवोक करने की कोशिश की। सब वो विघ्नेश शिशिर नाम का कर्नाटक से आकर के जो बैठा है, उसको जेड सिक्योरिटी चाहिए। इन टुटपुजियों को जो पाले हुए आका इनके हैं, कहां पहुंचा रहे हैं जुडिशरी को, अभी आप देखिएगा इसी पूरे कार्यक्रम में। बस हमारे साथ रहिए। और ये सारी कहानी बताते हुए जस्टिस विद्यार्थी ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। यही मुख्य खबर है। लेकिन इस मुख्य खबर के साथ 2 खबरें और 3 खबरें ध्यान में रखिएगा।
अभी महीने भर 2 महीने पहले खबर आए और अभी भी वो मामला चल रहा है, ताजा मामला है कल परसों का, जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तलब किया है भाजपा के विधायक को, खनन करने वाला विधायक एक खनन के मामले में सीधे हाई कोर्ट के जज को फोन मिला देता है और जज हाई कोर्ट के जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं। केस से अलग कैसे लोग कर रहे हैं, उस केस से अलग कर लेते हैं। ठीक है, जस्टिस विद्यार्थी ने केस से अलग कर लिया, भाजपा का कार्यकर्ता था, उसके मन माफिक फैसला नहीं आया। एमपी में हाई कोर्ट के जस्टिस ने केस से अपने आप को अलग कर लिया, विधायक का फोन गया। वहीं पर आप तुलना कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जस्टिस हैं, बहुत ख्याति लब्ध हैं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। केजरीवाल अदालत में खड़ा होकर के केजरीवाल ने 10 पॉइंट गिनवा दिए कि तुषार मेहता के अंडर इनका बेटा बेटी वकालत कर रहे हैं। इनको 1-2 केस नहीं, इनके बेटे बेटी को तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार का, तुषार मेहता हजारों सैकड़ों हजारों केस ट्रांसफर कर रहे हैं, दनादन केस दे रहे हैं उनके बेटे बेटी को, और दुनिया भर का संघ के प्रोग्राम में जाना है, सब बताया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा मैं ये केस नहीं छोड़ूंगी, इस केस का फैसला मैं ही सुनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगी तो ये संदेश जाएगा कि न्यायपालिका दबाव में, ये नहीं हो सकता। अब ये सब संदेश पे हम बात करेंगे। ठीक, वहां जहां भाजपाई फोन कर रहे हैं, जज छोड़ के भाग जा रहे हैं, जहां विपक्ष कह रहा है छोड़ दो मैडम ये केस मत सुनो, आप पर हमको भरोसा नहीं है, कहती ना भरोसा तो तुमको हमें करना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। और इस सब के बीच एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश हैं, एसआईआर के मामले में बैठे थे सूर्यकांत के साथ, कहे थे कि चुनाव आयोग बहुत पारदर्शिता से काम कर रहा है, उसकी प्रक्रिया भी बहुत दुरुस्त है। वो जस्टिस सूर्यकांत के बगल में बैठ के बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होना आसान नहीं होता है। सूर्यकांत जी रात में 3 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। ये 18 घंटे काम करना, इस पे प्रतिबंध लगाना पड़ जाएगा, विधेयक लाके बिल लाना पड़ेगा, 18 घंटे काम करना बंद करो अगर देश बचाना है तो। जितने 18 घंटे काम कर रहे हैं वो सब के सब संकट में जो है आ रहे हैं इस देश के संस्थान। अब मैं आपको सारा कुछ सीक्वेंस में, इंट्रो में हालांकि सब कुछ साफ हो गया, लेकिन सीक्वेंस में बता दूं, एक एक हिस्से पर हम भाऊ के पास चलेंगे। मैंने इंट्रो में सारा मामले का थोड़ा थोड़ा आपको झलक बता। भैया शुरू करिए जरा, लाइए दिखाइए 18 घंटे काम वाले डिपार्टमेंट को। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता केस से न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को क्यों किया अलग, आगे चलिए हेडलाइन लाइए। राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने खुद को किया सुनवाई से अलग, सामने आई ये वजह, आगे चलिए वजह अभी सब क्लियर हो जाएगा। लाइव लॉ ने लिखा, राहुल गांधी नागरिकता विवाद, अदालत की छवि धूमिल, सोशल मीडिया पोस्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फटकार, जज ने खुद को किया अलग। फटकार के बाद अलग कर लिया, ये गड़बड़ है। राहुल पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज ने केस से खुद को अलग क्यों किया? हालांकि ये लिखा है, ये अच्छा पोर्टल है, लेकिन देने वाले नहीं, देकर रोकने वाले लिखना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रभावी कानूनी सहायता के लिए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल की आलोचना की है। देखिए सबसे पहले यही इसमें शुरू कर रहा हूं। अप्रभावी कानूनी सहायता के लिए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट यानी जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि उचित सहायता न मिलने के कारण ही उसे गांधी की बात सुने बिना, राहुल गांधी की बात सुने बिना ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना पड़ा था। ठीक, अब क्लियर हो गया वो क्यों कंफ्यूजन हुआ था, राहुल पर आदेश दिया और ट्राइब्यूनल पहले रोका। अब आइए मुख्य मुद्दे पर। जस्टिस विद्यार्थी ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने अदालत पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट की। उन्होंने कहा कि शिशिर ने अदालत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पीछे कीचड़ उछालना कैसे उचित है, अदालत के खिलाफ बोलना सही है, मीडिया में तरह तरह के बयान कैसे दे रहे हैं, आप अदालत को अपने राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बना रहे हैं। आगे चलिए जरा। अदालत ने यह भी कहा कि शिशिर ने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि क्या उन्हें इस बेंच के सामने केस जारी रखना चाहिए या नहीं।
उन्होंने चीफ जस्टिस से भी हस्तक्षेप की मांग की। कोर्ट ने माना कि इन पोस्टों से अदालत पर आरोप लगाए गए और अदालत की बदनामी हुई। सरकार की ओर से पेश वकीलों और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने भी माना कि शिशिर के सोशल मीडिया पोस्टों का बचाव नहीं किया जा सकता। यानी वो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल जो वहां सहायता में चूका, वो और वकील सब के सब यहाँ पर किनारा कस लिए। आगे चलिए जरा। ये जो है पार्ट अब तक शिशिर वाला था, शिशिर वाला। अब इनका जरा कुछ पोस्ट है, बाकी तो पोस्ट बहुत सारे हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, इसके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाया जाए कि वो आदेश कोर्ट में पढ़वावे, टाइप आदेश। देखिए क्या लिखता है। This is the final status of this case before Honorable Allahabad High Court at Lucknow bench. The case is allowed. Warning to whomsoever it may concern. Kindly note that if there is any chance in the case status, I will upload and write my next tweet exposing all mafia, underworld, cartel, syndicate and illegal nexus. जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। नीचे केस स्टेटस लगाया। और इसमें ये क्या है, ये तो बाकी तो नहीं, ये तो मैं जो निकला है वो दिखा रहा हूं आपको। रोक दो यहीं पे भाई, रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो भाई, रोक दो। ये सिर्फ वो दिखा रहा हूं जिसका स्क्रीनशॉट हाथ लगा है। बाकी तो ये कोर्ट पर जो जो बोला कि इसको बेंच में हटाया जाए, इसमें भी जो लिख रहा है कि आई विल अपलोड जो है ट्वीट और माफिया, अंडरवर्ल्ड, कार्टेल, सिंडिकेट, इस केस का स्टेटस अपलोड करते समय ये लिखने का क्या मतलब है? आप क्या जो है उस पर प्रेशर जस्टिस पर नहीं बनाने की कोशिश कर रहे थे? इस केस में आप फैसले से जोड़ रहे हो कि मैं अपलोड करूंगा, और इतना बड़ा सारा माफिया, अंडरवर्ल्ड, कार्टेल ये जानता है। ये फर्जी में बैठा रखा है डोभाल को। उम्र हो गई, घर भेजो, इसको बिठाओ, विघ्नेश शिशिर को। पता नहीं अपने घर का पूरा सबका नाम बता पाएगा कि नहीं, पूरे देश का, दुनिया का ठेका लेके बैठा है, इतना नॉलेज है इसको। अगला ट्वीट लाइए इसका, अगला ट्वीट लाइए। और जेड सिक्योरिटी जेड प्लस मांग रहा, और मिलेगा भाऊ, वाई लेके शायद घूम रहा है। ये जो जानकारी मिली, वाई लेके घूम रहा है ये। टू whom so ever it may concern, प्लीज रिफंड बैक देम। क्या लिख रहा है इसका इशारा समझिए। प्लीज रिफंड बैक देम देयर मनी which you have taken, else I will upload the intercepted call on Twitter itself. What is punishment for call interception? All prepared face, but you will go to jail permanently. हैप्पी सैटरडे, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। ये किसको कह रहा है कि जिससे पैसा लिया है? और लिया है जब ये सब इंटरसेप्टेड कॉल और सब कुछ इसके पास व्यवस्था है, मोदी शाह सब इसके साथ हैं, तो इसको पब्लिक करना चाहिए। पब्लिक करना चाहिए कौन किससे पैसा। इसके में इतने पोस्ट अभी है ना, आप लोग इसके ट्विटर पर जाइए, वहां पर ये भी लिख रहा है कि इंटरनेशनल जो डीप स्टेट है वो खेल करवा रहा है इस केस में। इंटरनेशनल डीप स्टेट खेल करवा रहा है। उसके बाद एक टैग किया है कि मैं इस केस पे अब कोई पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आखिर में ये जो है, आखिर में इसको कहीं से इसके आका बोला होगा कि अब ये डाल दो कि अब कोई पोस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, एक मैं और दिखा करके तब भाऊ के पास चलूंगा, पहला पार्ट। भैया जरा आगे चलिए। ये देखिए भाऊ, इनको तो आप जानते भी होंगे जब मध्य प्रदेश से हैं। ये विजय राघवगढ़ से भाजपा के विधायक हैं संजय पाठक, खनन कारोबारी भी हैं। एक मामले में उन्होंने जज को खनन से जुड़ा आशीष जी, ये बहुत बड़े धनपशु भी है। हाँ, तो इसने जज को फोन लगाया, जस्टिस विशाल मिश्रा को। जज ने इनकी सुनवाई से खुद को बाहर कर लिया। कोर्ट ने 2 अप्रैल को संजय पाठक पर एफआईआर के आदेश दे दिए इसी मामले में। अब हाई कोर्ट एमएलए पाठक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। अब मैं आगे बता दूं, लिख के रख लीजिए, पाठक पर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आगे मैं बता देता हूं, अभी समझ लीजिएगा। आगे चलिए। हाँ, कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर 25 को सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे
फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अलग कर रहे हैं। जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया। यहां तक खबर है, बाकी मैं बता देता हूं कहानी असली। उसके बाद इन पर एफआईआर के लिए हटा दो भाई, हटा दो तुरंत। 2 अप्रैल को भाऊ इन पर एफआईआर के लिए आदेश दर्ज हो गया कि इस पे एफआईआर करो। ये हाईकोर्ट जज को फोन कर रहा है और केस से अलग होना पड़ा जज साहब। इसने तत्काल हलफनामा दायर किया और इसकी केस की पैरवी कौन कर रहा है पता है आपको? वहां जाकर के हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट, मुकुल रोहतगी कर रहे हैं पैरवी। और इसने हलफनामा दायर किया और हलफनामा में बहुत, देखिए आखिरी स्टेज पर यही करना चाहिए लोगों को, सीखें। इसने कहा कि हाँ मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने फोन मिलाया, नाम बताया, तभी मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूं, तो मैंने फिर फोन काटा और मुझे माफ कर दिया जाए, एफआईआर दर्ज करने को वापस ले लिया जाए आदेश। तो आदेश हो चुका है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसा है कि आप व्यक्तिगत रूप से पेश हो जाए। अब ये व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे, इन्होंने हलफनामा दाखिल किया है और मुकुल रोहतगी ने कहा है कि जब कोई गलती मान ले, आपराधिक मानहानि में गलती मान ले और माफी मांग ले, तो उस पर मामला कैंसिल हो जाना चाहिए। तो अब वो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और व्यक्तिगत रूप से माफी हो जाएगी। ये आप लिखवा लीजिए, संजय पाठक बाहर, मतलब केस से इनमें कुछ होगा नहीं, माफी मांग ली। अब इससे बड़ी चीज क्या है? भाजपा का विधायक माफी मांग रहा है, मामूली बात है। अब 2 केस आपके सामने आ गए। न्यायपालिका पर इससे बड़ा संकट तीसरा दिखाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। पहले 2 पर ही टिप्पणी। राहुल गांधी के मामले में एफआईआर खाली रोक दिया, एफआईआर का आदेश देने के बाद रोक दिया जज ने, केस छोड़ना पड़ा बेचारे को। नहीं, वो जज की ग्रेटनेस है, वो जज साहब की ग्रेटनेस है। और वो भूल गए कि ये कलयुग है, और ये कलयुग शुरुआत हुई 2014 से। सही मायने में सनातनियों की भाषा में बोल रहा हूं, कलयुग 2014 से भारत में शुरू हुआ, जहां न्यायपालिका भी अपने आप को असहाय महसूस करती है। शुद्ध रूप से जो जज ईमानदार है, उनके खिलाफ अनाप शनाप भगदो, वो खुद ही अपने आप को एक मोरलिटी होती है। न्यायपालिका में मोरलिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एथिक्स और मोरलिटी। तो एथिक्स अलाउ नहीं करते, ऐसा रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, एथिक्स अलाउ करते हैं जज। देखिए न्यायपालिका के तो रूल ये भी है, मैं अभी पढ़ रहा था कि यदि किसी जज के खिलाफ कोई आरोप लगाता है पार्टी, और वो आरोप सही भी पाए जाते हैं, लेकिन और कोई जज नहीं है, तो उसी जज के पास सुनवाई होगी, ताकि लीगल सिस्टम चला जाए। मतलब पार्शियल जज के पास भी वो केस जाएगा, तो न्याय की अपेक्षा क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सुभाष विद्यार्थी थे, अब इस ब्रीड के लोग बहुत कम रह गए हैं कि जो कहते हैं कि आपको डाउट है, थोड़ा डाउट है आपको, और उसने मुंह पे नहीं कहा, डायरेक्ट नाम नहीं लिया, जो पैसा वापस कर दो, ये कर दो, वो जो बकवास की है, वो इनडायरेक्टली हिंट उसको है। और सरकारी वकील कहता है कि ये अक्षम्य है, लेकिन जज ने कहा कि जब आपको ऐसा लगता ही है, तो मैं अब फेयर ट्रायल नहीं दे पाऊंगा, मैं जो कुछ भी दूंगा उसमें आपको लगेगा कि ये गलत है। तो वो अलग हो गए। वो न्यायपालिका का एक एक चेहरा है, ठीक है। दूसरा चेहरा है जो आपने सूर्यकांता, ये मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस कर दिया। अभी भी वहां मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत मोरलिटी हाई है। आपने चीफ जस्टिस का उदाहरण दिया कि पाठक ने फोन किया, नहीं, तो वो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस नहीं थे, वो जस्टिस विशाल मिश्रा थे। सॉरी, जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि मुझे फोन किया, अप्रोच करने का प्रयास किया, हाँ वो ये रिकॉर्ड पे लाके उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने मुझसे फोन किया, और कल आप सपोज केस आपके मेरिट में आ गया, तो जनता क्या सोचेगी कि आपने मुझे फोन किया इसलिए मैंने छोड़ा। भले ही फोन आपने काट दिया हो, बात नहीं की होगी। तो न्यायपालिका का एक उच्चांक है, न्यायपालिका का, लोगों का विश्वास न्यायपालिका में बना रहे, इसलिए विकास मिश्रा अलग हो गए। एक और केस मैं इसमें जोड़ देता हूं आपको, मध्य प्रदेश का ही, अतुल श्रीधरन, हाँ, इंदौर हाईकोर्ट के बेंच के जज थे। उनकी बेटी
इंदौर में प्रैक्टिस करना चाहती थी कोर्ट में। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई क्योंकि मेरी बेटी इंदौर बेंच पे प्रैक्टिस करना चाहती है, तो मेरा तबादला कहीं और किया जाए। ये जरूरी नहीं था कि उनके बेटी का केस पिता के सामने ही आए, लेकिन उन्हें लगा यदि मैं बेंच पे हूं, मैं यदि कोर्ट में हूं, मतलब हाई कोर्ट इंदौर बेंच में हूं, तो मेरा साथी भी कि अरे जज की बेटी है, अपने साथी की बेटी है करके कहीं मेरी बेटी मेरिट पे भी काम करे तो भी उसको यही मिलेगा कि इसका बाप जज है इसलिए ऐसा हुआ। तो उन्होंने मांगा और सुप्रीम कोर्ट को तब लगा कि अरे ऐसे ईमानदार लोग हैं, उन्होंने उनका छत्तीसगढ़ कर दिया। सरकार को तुरंत लगा, केंद्र सरकार को, अरे बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है, ऐसे ईमानदार आदमी आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो हमारे कुकर्मों का पढ़ा पढ़ लेंगे। उनको तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट पावर, ये शेमलेसली मतलब निर्लज्जतापूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली बताया कि सरकार के अनुशंसा पे हमने उनका ट्रांसफर कर दिया, जिसमें बहुत बवाल भी हुआ, उसपे दवे भी बोले, उसमें नागरत्ना मैडम भी बोली कि ये कैसा सरकार बोल सकती है कि आपको इधर से उस जज को ट्रांसफर करो, क्या ये प्लेसमेंट ऑफ द जजेस नहीं है? क्योंकि वो जब वहां रहते छत्तीसगढ़ में, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते, उनको पार्क कर दिया उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें उनकी सीनियरिटी मारी गई और उसके बाद वो कभी अब सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। ये ईमानदार जजेस का ये एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये होती है मोरालिटी। रूल नहीं है लेकिन एथिक्स है, प्रिंसिपल है। न्यायपालिका में एथिक्स ज्यादा काम होते हैं। कानून तो अंधा है, कानून तो स्ट्रेट है, उस कानून को परिभाषित करने के लिए वही तो न्यायपालिका करती है। एक कानून है, उस कानून को एक वकील अलग परिभाषित करता है, दूसरा वकील अलग परिभाषित करता है, और न्यायाधीश क्या करना चाहिए उस केस के मेरिट्स को देखते हुए, समाज में क्या चल रहा है इसको देखते हुए, पूरी विश्व के जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान रखते हुए उस धारा को अपने हिसाब से परिभाषित करके न्याय देने का प्रयास करता है। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। एक जज अपना ट्रांसफर इसलिए मांगता है, वो शहर ही छोड़ना चाहता है, वो राज्य छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसकी बेटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है, और दूसरी जज उसके बेटे सरकारी वकील है, दिल्ली में ही है। ये बात रिकॉर्ड पे भी लाई जाती है, तो भी केस छोड़ने को तैयार नहीं। हम तो नहीं छोड़ेंगे। एथिक्स हमारे लिए संघ की शाखा से आते हैं। संघ जो कहेगा एथिक्स, और अब संघ भी गया दूर, अब जो केंद्र बोलेगा वो हमारे एथिक्स। तो न्यायपालिका से उम्मीद छोड़िए। जब हाईकोर्ट के जजेस पार्टी के प्रवक्ता बनने लगे, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसकी विचारधारा बदलेगी। जो जज कहता है कि मैं संघ का शाखा से आया हूं और वापस संघ के शाखे में जाऊंगा रिटायरमेंट के बाद, उस किस विचारधारा से, किस आईने से देखेगा चीजों को? क्या उसके केसेस नहीं दिखते? ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार डिसीजन देने वाला जज वीआरएस लेके चुनाव लड़ता है लोकसभा का बीजेपी से। क्या उसने केसेस बायस होके नहीं दिए? क्या हमारे यहां राजनीतिक दलों को यह देखना चाहिए? ऐसे लोगों को आप जब रिटायर्ड जजेस को आप राज्यसभा लाओगे, लोकसभा लड़वाओगे, तो आपके पास वकीलों की कमी है। आज सैकड़ों वकील मिल जाएंगे बीजेपी में जो सत्ता में बैठे हैं, कोई एमएलए है, कोई एमपीज है। लेकिन आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको रिटर्न देना है। आपको उसने फेवर किया है, आप उसको लोकसभा में ले आओगे। आपने उसको फेवर किया है, आप उसको राज्यसभा में ले आओगे। तो फिर न्यायपालिका कहां रही? न्यायदान कहां रहा? और सब कुछ होने के बाद केजरीवाल ने क्या नहीं बोला, पूरे देश ने सुना है उसको, रिकॉर्ड पे है सारी चीजें। अरे किसी का जवाब एक धारा ये भी कहती, एक धारा ये भी कहती है, उसको एक शब्द टेक्नोलॉजी यूज किया है, शॉपिंग ऑफ द जजेस, कि साहब मुझे यह जज नहीं चाहिए, मुझे वो जज चाहिए।
केजरीवाल ने तो नहीं कहा था मुझे कौन सा जज चाहिए। हम्म। केजरीवाल ने कहा कि आपके सामने, आपसे मुझे अपेक्षा नहीं न्याय की। उसने और अपने आप को वजह रिस्क्यू रखी, करना। वो वजह रखी थी, मैं दिखा देता हूँ। आज पता है हमारे देश में एक नया मीडिया तो जो न करे, ये चेलों के चेलों की भी तारीफ करते हैं। पता है हेडलाइंस क्या है? जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल को दिया करारा जवाब। अरे ये जस्टिस है, इनका काम करारा जवाब देना है तो इस्तीफा दे, चल के राजनीति कर ले, करारा जवाब दे हाँ? अमित शाह के और मंच पे खड़े होके। करारा जवाब क्या होता है? ये करारा जवाब तुम लोग लिख करके ही न्यायपालिका का और नाश कर रहे हो। नहीं, लाइए जरा दिखाइए। मैं होता तो मैं लिखता, आशीष। हम्म। निर्लज्जता का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ। वो जस्टिस विद्यार्थी को देखिए, जस्टिस विशाल मिश्रा को देखिए और जस्टिस स्वर्णकांता को देखिए, तीनों को देख लीजिए। तीनों हाई कोर्ट जज हैं, तीनों हाई कोर्ट जज हैं, अतुल इसीलिए अतुल आज श्रीवास्तव, खबर एक साथ है। अतुल श्रीवास्तव को देखिए, वो भी हाईकोर्ट अतुल जज है। श्रीधरन तो ग्रेट है, मैं तो महान की श्रेणी में अतुल श्रीधरन को, मुरलीधर और अतुल श्रीधरन, उनके तो जा करके जमीन पर उनके सामने बैठ करके न्यायिक सिद्धांत सीखने चाहिए। मैं इनको दिखा दूं तब अभी आगे करते हैं। चल लाइए भैया, आगे बढ़िए, देखिए जरा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लें। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि जज के बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल के खिलाफ कोई पक्षपात होगा। अदालत ने दो टूक कहा कि नेताओं को जज की न्यायिक क्षमता पर फैसला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आगे चलिए, आगे। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आगे कहा कि आरोपों के बावजूद कोई जज न्यायिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने कहा कि एक जज वादी के निराधार और गढ़े गए आरोपों पर आधारित संदेहों को दूर करने के लिए रिक्यूज यानी केस से खुद को अलग करना नहीं, रिक्यूज नहीं कर सकता। एक जज पर व्यक्तिगत हमले संस्था पर हमले हैं। ये देखिए, ये व्यक्तिगत हमले संस्था पर हमले, ये फॉर्मूला गजब है। अडानी पर आरोप लगाओ तो देश पर हमला है, स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगाओ तो पूरे न्यायपालिका पर हमला हो गया, पूरे न्यायपालिका पे। यह सिर्फ जज यानी मुझ पर नहीं बल्कि संस्था पर हमला है। यह खतरा न सिर्फ ऊपरी अदालतों तक बल्कि जिला अदालतों तक जाएगा। यदि जज खुद को अलग कर ले तो निर्णय यह आभास देता है कि किसी वादी द्वारा मध्यस्थता की जा सकती है। जनता को यह विश्वास हो जाएगा कि न्यायाधीश किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। ये अलग कर लेंगी तो ये उनको हो जाएगा कि जुड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है, मैं निजी रूप से बताऊं, ये देखिए और एक ये पढ़िए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से उठाए गए संदेहों को आधारहीन बताया और उन्होंने कहा कि इसके पक्ष में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने, गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान और बच्चों के सरकारी पैनल में होने जैसे केजरीवाल के आरोपों को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया। क्या सिरे से कैसे खारिज कर दोगे भाई? बच्चे नहीं है पैनल में, आप नहीं गए थे आरएसएस के? आप संघ के कार्यक्रम में गए थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 गाइडलाइंस दिया है जजेस के लिए, वो गाइडलाइंस क्या कहता है? उस गाइडलाइन में एक गाइडलाइन ये भी है कि जज ये सिंगल अकेला होता है, क्योंकि उसको न्यायदान करना होता है, वो लोगों के बीच में मिक्स नहीं हो सकता। अलूफ एंड अलोन, वो उसको अलूफ उसकी एंड लाइफ। अलोन, ये अलूफ एंड अलोन क्या होता है? आप संघ की शाखा में जाके कहोगे कि मैं सिर्फ सुबह सुबह संघ की शाखा की विचारधारा, और चेयर पर बैठने के बाद मेरी विचारधारा बदलती है। आप बेवकूफ बना रहे लोगों को, आप मूर्ख बना रहे लोगों को, बोलते कि हमारे पास सबूत नहीं है। कहा न्याय अंधा होता है? जजेस भी अंधे होते हैं क्या? क्या आपको दिखाई नहीं दिया? उन्हें डेट वाइज बताया कि आप इस कार्यक्रम में गए हैं। क्यों गए हैं आप कार्यक्रम में? आप किसने समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में गए? आप किसने लेफ्ट के कार्यक्रम में गए? आप कितने कांग्रेस के कार्यक्रम में गए? जरा गिनाइए आप। हम तो सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में जहां बुलाए वहां जाते हैं। आप गए उस कार्यक्रम में? यदि हमने ये कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, इसलिए ये क्या, ये फील्डिंग लगा रहे थे सब लोग? आगे देखिए क्या जवाब है। आपने ये बोल देना चाहिए कि मेरे कार्यकाल में हाई कोर्ट में मैंने इतने फैसले केंद्र सरकार के खिलाफ दिए, इतने फैसले बीजेपी के खिलाफ दिए, और आप कैसे कह सकते हो कि मैं बायस हूं? तो मैं मानूं? हाँ, हाँ,
बताइए डेट वाइज जरा, ये 2000 बताना चाहिए केसेस था, बिल्कुल बताइए। सही बात। हाँ, डेट वाइज बताना चाहिए था। देखिए सुनिए आगे क्या कहा। जज ने कहा कि कानूनी मुद्दों पर जजों को आमंत्रित किया जाता है और पूर्व में भी जज इसमें शामिल होते रहे हैं। तो पूर्व में खाली भाजपा के और संघ के कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं, ये नहीं, ये भी सब आधा आधा वाले हो गए हैं। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लेक्चर दिया, राजनीतिक पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता। केजरीवाल की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए संदेह जाहिर करने पर जज ने कहा कि एक नेता क्या कहते हैं इस पर अदालत का नियंत्रण नहीं हो सकता। बच्चों के सरकारी पैनल में होने के केजरीवाल के दावों पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि यदि रिश्तेदार सरकारी पैनल में है तो वादी को जो है ये इस क्या है ये ढका हुआ है, तो वादी को इससे मतलब जोड़ करके नहीं दिखाया जा सकता है, इसका कोई गठजोड़ नहीं हो सकता है, उनके पैनल में होने का इस विवाद से लेना देना नहीं है। अदालत ने कहा कि नेता के मैं बच्चे नेता बनते मैं हैं तो जजों के मैं बच्चे जज वकील बनने पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है। देखिए इस पे भाव नहीं नहीं, लाइनें इस पे मेरा देखिए। काउंटर है, इस पे मेरा हाँ, काउंटर है। क्या हम्म, हमारे देश में सॉलिसिटर जनरल 5 साल के लिए नियुक्त होता है क्या? हाँ, सरकार बदलते से ही सॉलिसिटर जनरल क्यों बदलता है? हाँ, क्या राज्य हो या केंद्र हो, क्यों बदलते हो आप? यूपीए सरकार ने अपॉइंट किया हुआ सॉलिसिटर जनरल क्या वकील नहीं था? क्या उसको कानूनी ज्ञान नहीं था? क्यों सत्ता में आने के बाद मोदी जी अपने सॉलिसिटर जनरल को लेके आते? मेहता में क्या चांदी सोना लगा हुआ है क्या? इसके पहले जो कांग्रेस ने अपॉइंट किए थे वो कौन थे? वो क्या न्यायविद नहीं थे क्या, कि फर्जी डिग्रियां थी उनकी लॉ की? लेकिन सरकार जब बदलती है तो अपने विचारधारा के वकील लेके आती है, और अपने विचारधारा के वकीलों का ही पैनल होता है। मुझे एक केस बता दीजिए कि कांग्रेस के सरकार में बीजेपी के अपॉइंटेड सॉलिसिटर जनरल कंटिन्यू रहे, या बीजेपी सरकार ने अपॉइंटेड कांग्रेस की सरकार में अपॉइंट कंटिन्यू रहे, हमेशा बदलते हैं। और फिर अपने विचारधारा के लोगों को जिला लेवल तक, स्टेट लेवल तक अपॉइंटमेंट होता है, अपने हाँ, लेवल हाँ, पे। हाँ, क्या हमें ये पता ठीक नहीं है, है कि नहीं, ये मैं बीजेपी के साथ ही नहीं कहता हूं, कांग्रेस के साथ भी है। हाँ, क्या क्या हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली में एक वकील को अपॉइंट नहीं किया, हाँ, जो बड़े नजदीकी है उनके एक जनरल सेक्रेटरी, और वो वो चुनाव भी लड़ रही है, वेणुगोपाल। हरियाणा में डिपॉजिट फिक्स हो गया था? हम्म, क्या उसके भाई को नहीं बनाया? उसके भाई का क्या क्रेडेंशियल था? लेकिन बनाया, क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं। हर पार्टी अपने विचारधारा के वकीलों को सामने लाती है, वकीलों में भी विचारधारा होती है। और इस देश के न्यायाधीश, मैं अभी देख रहा था, लोकसभा के स्पीकर आशीष, हम्म, लोकसभा के स्पीकर जितने हुए देश में, उनमें 90% लोग एलएलबी है, हम्म, वकालत पढ़ी हुई है उन लोगों ने। तो वकीलों का राजनीति में सक्रिय हमेशा योगदान रहा है। देश की आजादी से लेके आज तक वकील है राजनीति में। तो जो राजनीति में होते हैं वो अपने पैनल पे होते हैं। रामलला का केस लड़ने वाला आदमी आगे जाके राजनीति में लॉ मिनिस्टर बनता है, प्रसाद साहब, क्योंकि वो एक विचारधारा के, बीजेपी की विचारधारा के। कल कांग्रेस की सरकार आई तो क्या राहुल गांधी के केस में रोहतगी को लगाएंगे क्या? वो मनु संघवी को लाएंगे, क्योंकि वो उनकी विचारधारा के वकील है। तो जब आप पैनल पे वकील होते हैं, वो विचारधारा के होते हैं। यदि भाजपा की सरकार है और आपके बेटे दोनों यदि पैनल पे है, तो वो केंद्र सरकार की विचारधारा के वकील है, और विचारधारा परिवार से आती है। तो ये आपके परिवार की होगी विचारधारा, क्योंकि आप भी जाती है उन्हीं के कार्यक्रमों में और बोलते हैं कि मैं न्याय की बात करने गई। आपको कौन क्यों, मतलब हम तो ना कभी बुलाए आपको हमारे कार्यक्रमों में, जिनको इतना भी एथिक्स और प्रिंसिपल नहीं है कि इतने ऑब्वियस चीजें बताने के बाद। और ये आप ही के बाकी जगह जिनके नाम लिए आशीष जी ने, चाहे सुभाष विद्यार्थी हो, चाहे अतुल श्रीधरन हो, चाहे विशाल मिश्रा हो, ये क्या फर्जी डिग्री वाले हैं क्या? ये भी हाईकोर्ट के जज है, ये भी आपके बराबरी के हैं। लेकिन यहां 3 केसेस हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम हमेशा भला बुरा कहते हैं। भूषण गवई, भूषण गवई पे तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। जब राहुल गांधी का केस आया तो भूषण गवई ने खुद बोला कि मेरे पिताजी कांग्रेस से सांसद थे, आपका विश्वास हो तो मैं केस लेता हूं, नहीं तो मैं केस से अलग हो जाता हूं। तब मेहता ने कहा था कि नहीं नहीं, हमें आप पे विश्वास है, मेरे पिताजी थे कांग्रेस में, इसलिए उन्होंने बोला
क्या इन सारी चीजों का आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता? इनके क्या ये आपको नहीं दिखाई देता? आप इनके भी लिए ईडी की बात करेगी हवा में कि उनने कोई आरोप का कोई, उन्होंने डेट वाइज बता दिया कि आप इस प्रोग्राम में हैं। हाँ, आप अच्छा होता आप ये कहते कि केजरीवाल जी जज को जब भी कोई बुलाता है हम जाते हैं। अब आप सुनिए, मैं हाईकोर्ट बनने के बाद, जज बनने के बाद 15 कार्यक्रमों में गई हूं, जिसमें से 5 कार्यक्रम संघ और बीजेपी जुड़ी थे, 5 लेफ्ट वाले थे, 2 समाजवादी थे, 2 कांग्रेस के कार्यक्रम थे। मैं गई, मुझे बुलाया न्याय विधिक, बजाते बात करते हैं, उसमें गलत क्या है? तो समझ में आता है आपको सिर्फ संघ के कार्यक्रम में जाना है और आप कहते हो कि बुलाया तो हम गए। कल दाऊद इब्राहिम बुलाया तो चले जाएंगे आप लीगल ओपिनियन देने। अंडरवर्ल्ड की एक गैंग ने बुलाया कि चलो भैया हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं लॉ के बारे में, चले जाएंगे आप, चले जाएंगे आप। गजब घेरी देते हैं। देखिए हम कानून नहीं जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि क्या कोई कानून है रेस्क्यू करने का, उन्होंने कहा नहीं, एक इथिक्स पे होता है, ये जज के अपने विवेक पे होता है। और यदि विवेकहीनता ही हावी है पूरे न्यायपालिका पर, तो फिर आप खुद बीजेपी के कार्यालय में भी जाके उनके फॉर्म भी भरे तो भी आप महामहिम जज रहेंगे, क्योंकि आपको अपॉइंट किया है। हम तो आपके अपॉइंटमेंट पर सवाल नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल नहीं उड़ा सकते। आप कल धरने पे बैठिए, कल आप नारे लगाइए कांग्रेस के खिलाफ, लगाइए नारे, कौन बोलेगा आपको? क्या कहा जस्टिस दवे ने, क्या कहा जस्टिस नागराज ने? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है? उनने कहा कि विकसित भारत जैसे नारे को कैसे महामंडित कर सकता है जज साहब, ये राजनीतिक नारा है। यहां तक बात होती है एथिक्स और प्रिंसिपल की, उनकी बातें आपको सुनाई नहीं देगी, आपको सिर्फ सुनाई देगा जो बीजेपी कहती है, आपको सुनाई देगा जो संघ कहता है। आप अपने आप को, आपको ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप रेस्क्यू करें। फिर मैं कहता हूं ये एथिक्स, प्रिंसिपल और मोरालिटी की बात है, तो एथिक्स और प्रिंसिपल और मोरालिटी 2014 के बाद तिजोरी में बंद है और उसकी चाबी समुद्र में फेंक दी है। ये जनता जनार्दन को चाबी खोल के निकालना होगा, और संविधान का कस्टोडियन ही यदि ऐसा सत्ता के गोद में बैठ के काम करे तो फिर बच गया संविधान, बच गया संविधान। मैं इनके जो इन्होंने बहुत करारा जवाब दिया है ना, करारा जवाब के पॉइंट 3-4 पॉइंट्स आखिर में जरूर और खुल के रखना जरूरी है। इन्होंने कहा कि अगर मैं हट जाती हूं तो लोगों का न्याय से विश्वास न्यायपालिका से हटेगा, कि इसका मतलब पक्षपात होता है। आपके न हटने से ज्यादा लोगों में विश्वास ये कायम हो जाएगा कि सत्ता की ढिठाई देखो कि इतने के बाद भी नहीं हट रही है। क्या ये नहीं हो सकता है? मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा देखिए, नहीं ये ढिठाई कहाँ है? देखिए वर्मा के घर कैश मिलती है, कॉलेजियम उनको इस्तीफा देने के लिए कहता है, उनके खिलाफ महाभियोग चलता है और बोलता है नहीं जाऊंगा जा। बाद में महाभियोग का जब समय आया तब गया। वो यादव देखिए, यादव को बुलाया, बोला कि माफी मांगो, उनने बोला कि माफी मेरे से गलती होगी, बाहर आके बोलता मैं नहीं माफी मांगी कोई, मैं नहीं जाऊंगा, जो बनता सो कर लो। कुछ नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट भी, ढिठाई देखिए, वो रिटायर्ड हो गया। उस पे तो महाभियोग भी नहीं ला पाया क्योंकि हाँ देखिए उसमें कई पेच हैं। ये कॉलेजियम को भी सोचना चाहिए। लोग कहेंगे कि इतने छोटे आदमी इतनी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, इनकी क्या औकात है, लेकिन ये कॉलेजियम ये सिर्फ 57वें नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट लाने लायक रह गया है। ये पंचोली को, आशीष जी एक सेकंड इंटरव्यू करूंगा, वेरी सॉरी, औकात है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान हमारी औकात दिखाता है हमको। ये मेरी औकात है कि मैं सवाल पूछ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये संविधान मेरे लिए है, ये देश का संविधान हमने अपने आप को अर्पित किया है, किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है। और इस संविधान के तहत न्यायपालिका से अपेक्षाएं हैं, और यदि न्यायपालिका फेल करती है तो आम आदमी सवाल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। सवाल ना पूछने के कारण ही अराजकता हुई है, सवाल ना पूछने के कारण ही तानाशाह का जन्म होता है। और सवाल पूछेंगे, आखिरी दम तक पूछेंगे। और जानता हूं मैं, आप भी हमको कहेंगे कि आप न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हो। ठीक है, यदि ये न्यायपालिका का अवमान है तो ठीक है, संविधान की रक्षा के लिए हम मुजरिम भी बनने को तैयार हैं। नहीं, इससे कोई भय नहीं है।
ये सवाल न पूछने पे ही तो नरेंद्र मोदी बनते हैं, अमित शाह बनते हैं और स्वर्णकांता शर्मा बनती हैं। ये इन्होंने क्या कहा, मैं इन्हीं पे आता हूँ। पहला पॉइंट कि कहीं हट जाएंगे तो अविश्वास, आपके न हटने पर ज्यादा विश्वास कि सत्ता की ताकत देखो कि इतने के बाद भी नहीं हट रही। दूसरा पॉइंट कि केजरीवाल ने अपने आरोपों के पक्ष में सबूत नहीं पेश किए। अब क्या नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का आपका वीडियो लाना पड़ेगा तब आप मानती, क्या तब मानेंगी? तीसरी बात कह रही है कि जो है बच्चे अगर हमारे वकालत कर रहे हैं तो इससे जो है क्या दिक्कत है, हमारी न्यायिक क्षमता पर क्यों संदेह पैदा होता है? अगर ऐसी बात है तो इस देश में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का प्रावधान हटा दिया जाना चाहिए। हाँ, हितों का टकराव दुनिया भर में कि इस जगह पर आदमी बैठा है तो उसका रिश्तेदार यहां नहीं हो सकता। आपके लिए कुछ भी नहीं है हितों का टकराव का मामला। आप क्लैश ऑफ इंटरेस्ट से आप गजब न्यायिक पद पर बैठी हैं, आप कह रही है कि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट से। आपके बच्चे सरकारी पैनल में हजारों केस उठा रहे हैं, हजारों केस उठा रहे हैं। अब उस केस के अगर कोई पड़ जाए पीछे तो पता चल जाएगा केस की मेरिट क्या है और बच्चों की योग्यता क्या है सब। और आप करिए इसका मतलब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाए। उसके बाद 1998 में जो एक सेल्फ रेगुलेटरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजों के अपने आचार व्यवहार के लिए एक आदेश जारी किया था कि ये जजों को सेल्फ आचार रेगुलेटरी संहिता, के लिए उनकी जजों की आचार संहिता अपनी आचार संहिता। जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लागू हो रही थी। हाँ, तो क्या उसको 98 वाले को रद्द करके आप एक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से आचार संहिता बनवा ली जाए? क्या फिर आप ही बना दो जो है उसी फॉलो करें? जस्टिस अभय अशोक, जस्टिस उज्जवल भुइयां, इस देश के एक से एक जज, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला और आपको रत्ती भर नहीं कि चलो हट जाते हैं। कितने लोग हैं, आपको तो अगर ये होता कि चलो हट जाते हैं, लेकिन क्या हो सकता है सवाल जब ऐसा दसियों पॉइंट हमने देखे थे तो हो सकता है किसी ने कहा हो कि अरे इसके बाद में प्रोवोक कर रहा है हटने के लिए, मत होना, इसके प्रोवोकेशन मत आना, बिल्कुल भी मत उत्तेजित होना, केस तो देखना ही है? दुनिया हट जा रही है उस सब आकुल श्रीधरन से लेके विशाल मिश्रा और वो उन नहीं, पर वो सब कोई वो फर्जी आक्षेप नहीं, नाम आशीष, लेके नहीं लगा। नहीं, ये गोल्ड मेडलिस्ट मैडम है, इनको जिन्होंने ही वो ले लिया है, डिग्री ले ली है। बाकी सब इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, बाकी सब फर्जी डिग्री वाले हैं जिनको वकालत मालूम ही नहीं है, इसलिए अलग हो गए वो। और अगर बुरा लगे अवमानना तो बुला लेना आप, उसके लिए वो नहीं करना है, अपने आप के मैसेज पे भी आ जाएंगे और हम भी अपनी जिरह खुद करेंगे आपकी अदालत में, खुद करेंगे जिरह। अब पूछेंगे कि कितने बार कांग्रेस के कार्यक्रमों में आप न्यायिक जानकारी देने गई हैं, कितनी बार समाजवादी कार्यक्रमों में और वामपंथी कार्यक्रमों में न्यायिक जानकारी देने गई हैं। सारे अनपढ़ क्या संघ में ही है कि जहां पर आप जाती हैं उनको एडुकेट करने? सारे जाहिल वहीं भरे हैं क्या कि उनको सब न्यायिक जानकारी देने आप जाती हैं, बाकी सब शिक्षित हैं देश में? इसका मतलब बाकी सबको न्यायिक जानकारी पहले से है। सारा बेटा बेटी, मतलब इस देश को मूर्ख समझ रखा है। जिस परिवार के बेटा बेटी सरकारी पैनल में इस सरकार में जा रहे हैं उस परिवार की निष्ठा क्या होगी, इस बारे में कोई संदेह है क्या? चलिए इजाजत दीजिए हमें, लेकिन चलने से पहले 18 घंटे काम तुम्हें दिखाया नहीं, लाइए भैया, वक्त हो गया लेकिन दिखा देते हैं। भाव देख लीजिए, ये रूटीन ना हम फॉलो करेंगे ना आप फॉलो करिएगा, क्योंकि न्यूज लॉन्चर तभी चल रहा है जब तक हम लोग 18 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। रात 3 बजे सोना, सुबह 7 बजे उठना, साथी जज ने बताया कितना काम करते हैं सीजीआई सूर्यकांत। आगे चलिए। आगे आशीष, हाँ मैं थोड़ा सा हाँ आपसे इसमें इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ 17-18 घंटे काम करना पड़ता है जजों को। हाँ क्यों करना पड़ता है आप पूछिए मुझे। हाँ इसलिए करना पड़ता है कि विपक्ष के सही चीजों हटा को दो। गलत साबित करने के लिए और सरकारी कुकर्मों पे, सत्ता पक्ष के कुकर्मों पे चादर डालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। यूं ही नहीं आप किसी सत्ता पक्ष को मतलब सत्ता पक्ष को वाही करवाओगे, उसके हर चीज को जस्टिफाई करोगे। वो जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए ना, एक सीधी सीधी खबर है तो आप 2 मिनट के अंदर हम आ जाते हैं। अब आपको ही मैंने बोला
कि इस जज साहब के ने जो कहा इसको सही है, ये जस्टिफाई करोगे, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके एक आध पॉइंट मिलेगा आपको जस्टिफाई करने का। तो गलत काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मैं हमेशा कहता हूं ईमानदारी के काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन लोग बोलते कि दाऊद इब्राहिम, तो स्मगलिंग करने वालों को पूछो कितनी मेहनत लगती है उनको। नंबर 2, काम करने वालों को बहुत मेहनत लगती है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन 17-18 घंटे काम करने के मायने यही है। यदि 18 घंटे काम संविधान बचाने के लिए होता तो ज्ञानेश कुमार कब के नप चुके होते। अरे वो नपना वो कहाँ होता ज्ञानेश कुमार। एक ही उदाहरण देता हूं मैं, उनका अपॉइंटमेंट ही रद्द होता, वो कानूनी रद्द होता। यदि 18 घंटे काम करते तो महाराष्ट्र में 2.5 साल तक इलीगल सरकार नहीं चलती। 18 घंटे काम होता तो पेगासस का अभी तक सच सामने आया होता। 18 घंटे काम होता तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुजरिमों को पकड़ा जाता, सिर्फ बॉन्ड रद्द नहीं होते। 18 घंटे काम होता तो बहुत कुछ होता। नहीं, एक बात सही है, 18 घंटे तभी काम करना पड़ता है जब किसी चीज को इस्टेब्लिश करना हो, तभी कि भाई कैसे रास्ता निकालो, चलो रास्ता निकालो। इसीलिए और आजकल ऐसा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोड बढ़ गया है, सत्ता को बचाने का लोड बढ़ गया है। हाँ। लोड बढ़ गया सत्ता को बचाने। और जितना कुछ हमने कहा है, हम दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितना कहा है इसमें एक मान लीजिएगा न्यूज लॉन्चर का कोई लेना देना नहीं है, निजी रूप से हमारी उत्तरदायित्व पर बोल रहे हैं, जिसको हाँ। वो चाहे हाई कोर्ट वाले के लगे चाहे सुप्रीम कोर्ट वाले के लगे। आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बड़े हैं, चाहे सीजेआई हो और चाहे स्वर्णकांता शर्मा हो, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इस नहीं बड़े कोई हैं, बड़ा नहीं, इस देश के कोई कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है आप लोग। इस देश में 2-2 धाराएं चल रही हैं, एक साथ 2-2 धाराएं चल रही हैं। भाजपा विधायक फोन कर रहा है, बेचारा जज हट जा रहा है, वो दूधू कौड़ी का बिजनेस और ये आकर के सोशल मीडिया पे लिख दे विपक्ष के नेता का केस है, वो छोड़ के हट जाए केस। और यहाँ एक मुख्यमंत्री, एक IRS रहा हुआ ऑफिसर, पढ़ा लिखा इंसान, वो 10-10 पॉइंट का चार्जशीट रख रहा है, चार्जशीट। और नहीं हम हटेंगे नहीं, ये सिस्टम पर हमला है। एक सिस्टम पर हमला जो है ना, ये बड़ा सिस्टम पे हमला, ये सिस्टम पे हमला बहुत खतरनाक आया है। अडानी पर आरोप लगा था, उसने कहा देश पर, ये देश के पर हमारे हमला है। इन पे लग रहा है न्यायपालिका पर हमला है, मोदी पर लगता है तो देशभक्ति पर हमला हो जाता है, देशद्रोह हो जाता है। गजब है, ये सब मिलकर देश बना लिया है। चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले को भी न्यायपालिका को मानती नहीं। चीफ जस्टिस को इस देश में आग लगाने वाला और तोड़ने वाले आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे पे भी अवमानना का आदेश नहीं लगता। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमने तो बहुत छोटी बात की है। उतनी हिम्मत नहीं है कि ये निशिकांत को कटघरे में खड़ा कर पाऊं, उतनी हिम्मत नहीं है इनमें, उतनी हिम्मत नहीं है। ये हम ही आपको टारगेट कर पाएंगे, इनको निशिकांत नहीं नजर आएगा। निशिकांत की हिम्मत है कटघरे में, क्या क्या बोला सीजेआई को, देशद्रोही, गृहयुद्ध करवाने वाला बोल दिया। मुंह में दही जमी रही कि मुंह खोल देंगे तो दही भट्ट से एक पाव बाहर आ जाएगी। चलिए इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।